हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस तीसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मेरे भाई आपका एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप 60 से 65 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के टाइम एंड वर्क टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम आपको बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में सोल्व करना सिखाएंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करने में सक्षम है। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है हमारा एलसीएम मेथड से और दूसरा तरीका है शॉर्ट ट्रिक से। तो मेरे भाई देखिए हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। इसके लिए एक फॉर्मूला है और यदि यह फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है x गुणा में y बटा में x प्लस y। ठीक है, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस प्रश्न को हम आपको आसानी से सोल्व करना सिखाएंगे। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इनको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए आपको x और y के स्थान पर क्या रखना है, ध्यान से देखिए मेरे भाई। x के स्थान पर तो हम रखेंगे क्या, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो x के स्थान पर हम रखेंगे मेरे भाई क्या, 18। ठीक है, इसी प्रकार से y के स्थान पर हम रखेंगे क्या, b कितने दिनों में काम को करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए b उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो y के स्थान पर हम रखेंगे 6। अब यहाँ पर देखिए x का मान भी आपके पास है और y का मान भी आपके पास है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों x और y के मान को इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से समझना मेरे भाई। यहां पर देखिए x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। x के स्थान पर रखेंगे क्या, 18। ठीक है, उसके बाद में क्या है गुणा, फिर क्या है y के स्थान पर रखेंगे क्या, 6। फिर इसके बटा में क्या है x प्लस वाई। x के स्थान पर रखेंगे 18, उसके बाद में क्या है प्लस और y क्या है 6, तो यहां पर रखेंगे 6। सोल्व करिए मेरे भाई इसको। यहां पर देखिए 18 छीके कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहां पर हो जाएगा 18 छीके 108 है। और नीचे देखिए 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 और 6 मिलकर बन जाएगा 24। अब यहां पर देखिए यदि हम 108 को क्या कर दें, 24 से भाग कर दें तो यहां पर आ जाएगा 4.5। यानी कि मेरे भाई ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 4.5 दिनों में। अब हमें देखना है कि 4.5 दिन किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 4.5 दिन हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर समझिए। देखिए मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप 60 से 65 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे भाई आप हमारे इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 145 कैसे बना है और यहाँ पर 9 से 82 कैसे बना है। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 145 है और 9 से यहाँ पर 82 जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 11 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से समझना इस प्रश्न को कि किस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 145 कैसे बना है। तो 12 से यहाँ पर 145 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 12 का किया गया है स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और इस 144 के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है, +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 145। और ध्यान से देखिए 145 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 9 से यहाँ पर 82 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 12 की तरह इस 9 का भी कर देंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई आपको ये भी पता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। और मेरे भाई जिस प्रकार से 144 के अंदर यहाँ पर +1 किया गया है उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर देंगे 81 के अंदर भी +1 करेंगे। तो देखिए 81 और 1 मिलकर बन जाएगा 82। और ध्यान से देखिए 82 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 11 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 11 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 11 का करेंगे
स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121। और मेरे भाई देखिए यहाँ पर 144 के अंदर भी +1 किया गया है और 81 के अंदर भी क्या किया गया है, +1। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 121 के अंदर भी +1 कर देंगे, तो 121 और 1 मिलकर बन जाएगा 122। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 122। अब हमें देखना है कि संख्या 122 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 122 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के एवरेज टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की हर शिफ्ट के अंदर एवरेज टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए यहाँ पर। और देखिए काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर हमें मैथ नहीं समझ में आता। मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से समझाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि 5 संख्याओं का औसत है 46 तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत है 45, तो पांचवी संख्या क्या होगी। यानी कि अपने को निकालना है पांचवी संख्या। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 5 संख्याओं का औसत है 46 है, तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 गुणा में कर देंगे 46 है। ठीक है, इसी प्रकार से उनमें से 4 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 संख्याओं का औसत कितना है 45, तो 4 गुना में कर देंगे 45 है। और मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे और इसको सोल्व करने पर जो संख्या आएगी वही संख्या होगी पांचवी संख्या। ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 5 और 46 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 और 46 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46 पंजे 230। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है, 4 का गुणा करना है किसके साथ में, 45 के साथ में, तो 45 चौका हो जाएगा 180। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 230 में से 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 230 में से 180 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 50। यानी कि मेरे भाई 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या होगी 50। अब हमें देखना है कि 50 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 50 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। विकास 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न मैथमेटिक्स के प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टॉपिक से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक के साथ में हम आपको समझाने वाले हैं। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए एक बार यहाँ से इनको हटा देते हैं ताकि आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई,
विकास एक पुरानी बाइक खरीदता है कितने में? 30,000 रुपए में। ठीक है, उसकी मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया? 5,000 रुपए। यानी कि विकास को बाइक कितने की पड़ी? 30 और यानी कि मेरे भाई 30,000 और 5,000 को आपस में ऐड करेंगे तो देखिए 30,000 रुपए की उसने क्या खरीदी? बाइक। ठीक है मेरे भाई, उसके अंदर उसकी मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया? 5,000 रुपए। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 30,000 और 5,000 मिलकर बन जाएगा कितना? 35,000। ठीक है, यानी कि विकास को बाइक कितने रुपए की पड़ी? 35,000 रुपए की। ठीक है, और वह उस बाइक को कितने में बेच रहा है? 42,000 रुपए में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो लाभ का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको काफी बार बताया है कि लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है मेरे भाई? यहां पर देखिए विक्रय मूल्य है 42,000 यानी कि बेचा गया मूल्य। ठीक है, खरीदा गया मूल्य क्या है? यानी कि मरम्मत सहित उसको कितने रुपए की बाइक पड़ी थी? 35,000 की। तो 42 में से हम क्या कर देंगे? यानी कि क्रय मूल्य क्या था? 35,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 35,000। ठीक है मेरे भाई, 42,000 में से 35,000 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? यहां पर बच जाएगा 7,000। ठीक है मेरे भाई, अब हमसे पूछा गया है यहां पर तो देखिए 7,000 रुपए का हुआ है हमें लाभ। यहां पर पूछा गया है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई देखिए प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100%। ठीक है, अब यहां पर मेरे भाई ध्यान से समझिए, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां पर देखिए अब समझिए, मैंने बताया कि प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? क्रय यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100% है। लाभ मेरे भाई यहां पर देखिए प्रतिशत लाभ अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत लाभ। ठीक है मेरे भाई, यहां पर देखिए प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100%। ठीक है, लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ हमें 7,000 का। क्रय मूल्य यानी कि उस बाइक को खरीदा गया मूल्य क्या था? 35,000, क्योंकि 30,000 की खरीदा था और 5,000 उसकी मरम्मत में लगाया था। तो कितने रुपए की पड़ी? 35,000 की। तो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 35,000। ठीक है मेरे भाई, यहां पर देखिए और गुणा के अंदर कितना लगा देंगे? 100%। ठीक है, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत यानी कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, सोल्व करिए इसको मेरे भाई। देखिए यहां पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर में कितना है? ऊपर कितना बच गया? 700 बटे में कितना है मेरे भाई? 35। तो यहां पर इसको देखिए सोल्व करिए। यहां पर देखिए मेरे भाई ये कट जाएगा 35 से कम 35 और यहां पर कट जाएगा 35 दुआ के 70 और आगे क्या बच रही है? 0। तो सबसे पहले लगाएंगे 2 यानी कि 35 दुआ के हो जाएगा कितना? 70 और आगे क्या बच रहा है? 0। और यहां पर क्या था मेरे भाई? प्रतिशत। तो यहां पर हम लगा देंगे प्रतिशत, यानी कि उसका प्रतिशत लाभ होगा 20%, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि मेरे भाई यहां पर आपसे क्या पूछा गया था? उस बाइक का यानी कि उस बाइक का प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा? ठीक है, कितने में बेचा? तो दोनों का निकालना है सबसे पहले लाभ। ठीक है, उसके बाद में प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100%। ठीक है, फिर जो भी दिया जाएगा उसको सोल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर
क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 17, 17 के बाद में दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 44, 44 के बाद में दिया गया है 59, 59 के बाद में दिया गया है 75 और 75 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 17, 17 से कितना बन रहा है 30, 17 से 30 कैसे बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 17 में क्या कर दें प्लस 13 कर दें तो 17 और 13 मिलकर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है 44, 30 से 44 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 30 के अंदर क्या कर दें प्लस 14 कर दें, यानी कि 30 के अंदर प्लस 14 कर दें तो 30 और 14 मिलकर बन जाएगा 44। फिर देखिए 44 से कितना बन रहा है 59, 44 से 59 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 44 में क्या कर दें प्लस 15 कर दें तो 44 और 15 मिलकर बन जाएगा 59। फिर देखिए 59 से कितना बन रहा है 75, तो 59 से 75 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 59 के अंदर क्या कर दें प्लस 16 कर दें तो 59 और 16 मिलकर बन जाएगा 75। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 75 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ प्लस 13, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 14, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 15, फिर देखिए प्लस 15 के बाद में क्या हुआ प्लस 16, यानी कि यहाँ पर ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16। अब क्या हो जाएगा प्लस 16 के बाद में हो जाएगा प्लस 17, यानी कि मेरे भाई 75 के अंदर यदि हम प्लस 17 कर दे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 75 के अंदर कितना प्लस करना है 17 प्लस करना है। तो मेरे भाई 75 और 17 मिलकर बन जाएगा 92, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 92। अब हमें देखना है कि संख्या 92 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 92 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 92 में आया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय प्रकृति के, ऑप्शन बी है उदासीन प्रकृति के, ऑप्शन सी है अम्लीय प्रकृति के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ऑप्शन डी है विद्युत चालन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। खालिस्तान मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर भी पूछा गया था, और यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बंदिश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। ठीक है मेरे भाई, और देखिए इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्टिड, ऑप्शन बी है एपिकोप्लास्टिड, ऑप्शन सी है क्रोमोप्लास्टिड और ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्टिड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रंगहीन लवक कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्टिड। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी है असम राज्य में और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि छोटा नागपुर पठार भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर
पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव है वांगला महोत्सव है। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गारो जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना, गारो जनजाति भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये सभी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता चल जाए कि सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से क्या बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चीज बनाने में, ऑप्शन बी है दही बनाने में, ऑप्शन सी है शराब बनाने में और ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरे भाई यीस्ट का उपयोग किया जाता है शराब बनाने में। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1996 में, ऑप्शन बी वर्ष 1966 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1986 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1976 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1976 में। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन सी है केरल राज्य में और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि संगाई हिरण भारतीय मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है चालक की लंबाई पर है, तो मेरे भाई ये तो सही है, यानी कि चालक का प्रतिरोध है ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो मेरे भाई चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर होता है। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में दिया गया है चालक का तापमान है, तो मेरे भाई जो चालक का प्रतिरोध है ये चालक के तापमान पर भी निर्भर
निर्भर करता है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी में दिया गया है चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। तो मेरे भाई ये हो जाएगा बिल्कुल गलत है, यानी कि चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि मेरे भाई आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यदि आप 60 से 70 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके मेरे भाई आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देखिए। यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और यानी कि रीजनिंग के। ठीक है, यानी कि 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई 5,000 प्लस क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं कि यदि आप 60 से 70 दिन के बीच में इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं रंध्र। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, ये कहाँ स्थित है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, ये कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और ये खासी की पहाड़ियों में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको सच में पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 16 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना मेरे भाई उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है।